हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो विज्ञान के प्रश्नों को लिया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीआरई 3 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, जितने भी पार्ट हम साइंस के अपलोड किए हैं सभी को देख लेते हैं, तो इतना गारंटी है कि आपका एक भी प्रश्न टीआरई 3 री एग्ज़ाम हो गया या टीआरई 4 हो गया उसमें नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में यात्री कैसे होंगे। तो देखिए, अगर कोई बस जो है कि एक समान जो है कि एक सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक जो है कि दाईं ओर तेजी से मुड़ जाती है, तो जो सभी यात्री होंगे वह आपके बाईं ओर झुकेंगे। जी हाँ दोस्तों, वह बाईं ओर झुक जाएंगे, क्योंकि जो उसमें यात्री बैठे हैं वह बस का जड़त्व तो बदल जाता है, जिससे कि यात्री जो है कि अपनी सीधी दिशा बनाए रखने के लिए अपने जो है कि जिधर बस मुड़ती है उसके विपरीत दिशा में घूम जाते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। तो आप बहुत बार देखे होंगे कि जब कोई तबला वादक होता है या सितार वादक होता है, जब वह बजाने से पहले जो है कि उसके रस्सी को वह थोड़ा टाइट करता है, खींचता है। तो वह ऐसा क्यों करता है? तो देखिए, वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो है यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मिलाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो उस यंत्र में, जैसे देखिए ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे यंत्र बजते हैं, तो उसमें जो और यंत्र हैं उसकी जो आवृत्ति है और सितार की जो आवृत्ति है उसको एक साथ मिलाने के लिए, उसकी स्ट्रिंग को एक साथ मिलाने के लिए ऐसा जो है कि इसलिए वह टाइट वगैरह करता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली कितनी खर्च होगी। जी हाँ दोस्तों, यह न्यूमेरिकल टाइप आपका सवाल है। देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि आपको पता लगाना है कि जैसे कोई 100 वाट का बल्ब है और 10 घंटे जो है कि अगर इसमें बिजली खर्च होती है, 10 घंटे जलता है, तो कितना जो है कि बिजली खर्च होगा। तो यहाँ पर कर सकते हैं 100 हो गया, 100 वाट गुणे 10 कर दीजिए, या कितना आ गया आपका 1000 वाट घंटा आ गया। कितना आ गया? 1000 वाट घंटा हो गया, जो कि 1 किलोवाट के बराबर होता है। तो कितना खर्च होगा? तो 1 इकाई जो है कि आपकी बिजली खर्च होगी, मतलब 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम हो तो दूसरे प्रतिरोध का मान बताना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है कि 2 समांतर प्रतिरोध हैं, तो समांतर प्रतिरोध जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R बराबर क्या होता है आपका? 1/R1 प्लस 1/R2, यह आपका फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पर आपको रख देना है। जब आप दोस्तों इस फार्मूले पर आप रखेंगे 1.4, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुल प्रतिरोध 1.403 दिया गया है, तो यहाँ R की जगह आपको 1.403 रख देना है। और यहाँ से एक प्रतिरोध देखिए यहाँ पर आप रख दीजिए 2 किलो ओम। तो उसके बाद R2 का जो है वह प्रतिरोध आपको पता चल जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। एक जगह आप इसको यहाँ पर रख दीजिए और इस वाले को जो है कि यहाँ पर रख दीजिए, आपका प्रतिरोध दूसरा वाला आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वह हो जाएगा 4.70 किलो ओम। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। इसको आप एक बार हल करके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 बराबर 10 सेंटीमीटर है और पानी में इसे डुबाने पर यह कार्य करेगा। तो पूछा गया है कि अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसको अगर पानी में डुबा दिया जाए तो यह कैसा कार्य करेगा। तो देखिए, अगर पानी में डुबाएंगे
तो हो जाएगा आपका F1 इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के, और एक उत्तल लेंस की तरह यह काम करेगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि, तो देखिए जो दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है और दूरस्थ वस्तुओं को जो है कि जल की महीन बूंदों से निर्मित जो कोहरा होता है, कोहरे में आप देखते होंगे कि बहुत दूरी का नहीं दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश जो है बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। जी हाँ दोस्तों, जब वह जो है कि प्रकाश जो पानी की बूंदें हैं छोटे छोटे कण में जब बट जाती हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, और प्रकीर्णन होने के कारण जो है कि प्रकाश जो है कि चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो इसलिए हमको जो है कि वह चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो देखिए यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न हमने जो है कि पिछली जो क्लास है जो पार्ट 4 था उसमें भी हमने यह करवाया है कि एक वर्णी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जो है कि कौन सा गुण उसका नहीं बदलता है? तो आवृत्ति जो है वह नहीं बदलती। जी हाँ दोस्तों, आवृत्ति नहीं बदलती, बल्कि जो तरंग दैर्घ्य है वह परिवर्तन हो जाता है। तो तरंग दैर्घ्य बदल जाता है लेकिन आवृत्ति जो है वह नहीं बदलती। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो देखिए अगर हम बात करें एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कैसा होता है, तो अमोनियम क्लोराइड होता है। जी हाँ दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड उसमें भरा होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, जिसमें कि सामान्य सेल में या अमोनियम क्लोराइड रहता है या जिंक क्लोराइड उसमें डाला जाता है। तो इसमें अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन में दिया गया है, तो यह वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डायनमो, तो डायनमो क्या करता है? तो देखिए यही आपको बताना है कि जो डायनमो है वह क्या करता है। तो यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जी हाँ दोस्तों, डायनमो द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत मोटर में देखिए अगर हम बात करें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। जी हाँ दोस्तों, डायनमो में क्या होता था कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते थे, लेकिन मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा दोस्तों। यह 10 प्रश्न आपके जो है यह जो भौतिक विज्ञान है उससे हो गए। यहाँ से जो है कि आपके केमिस्ट्री के प्रश्न दिए गए हैं। चलिए यहाँ से हम केमिस्ट्री के प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक होता है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या होता है? तो देखिए अगर हम ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक के बारे में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, वहीं पर मीथेन भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, और ओजोन भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि ग्रीन हाउस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन सभी आ जाते हैं। इसके अलावा जलवाष्प भी आता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि जलवाष्प कैसी गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। तो देखिए अगर हम बात करें पेट्रोल और डीजल को अगर अधूरा जलाया जाए तो उससे क्या उत्पन्न होगा? तो उससे जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या उत्पन्न होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि साबुत ग्रीज को हटाता है। तो देखिए अगर हम बात करें साबुत ग्रीज को क्या हटाता है, तो देखिए साबुन जो है कि ग्रीज को हटाने के लिए
पायसीकरण द्वारा हटाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा? पायसीकरण द्वारा इसको हटाया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का प्रयोग होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें जो नाभिकीय रिएक्टर हैं उसमें जो D2O का प्रयोग होता है वह किस रूप में होता है? तो मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। D2O जिसको कि ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको जो है कि मंदक के रूप में, जिसको कि भारी जल भी बोला जाता है, कि प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हमको टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर चैनल पर आपको PDF मिल जाता है। साथ ही में जो है कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसकी जानकारी दे दी जाती है, और साथ ही में कोई सूचना रहती है तो वह भी बताया जाता है। तो इसलिए आप वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि किसकी मात्रा जो अम्ल वर्षा होती है उसमें सबसे अधिक होती है। कौन सा अम्ल वर्षा में सबसे ज़्यादा रहता है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा H2SO4। जी हाँ दोस्तों, अम्ल वर्षा में सबसे ज़्यादा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, और जो है कि उसमें जो है कि HNO3 भी पाया जाता है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा कैसे होती है, क्यों होती है? तो देखिए, अगर हम अम्ल वर्षा के बारे में बात करें तो अम्ल वर्षा इसलिए होती है क्योंकि जो कारखानों से जो है कि धुआं वगैरह निकलते हैं, उससे जो है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती है आसमान में जाके, उससे जो है कि अम्ल वर्षा होती है। पेट्रोल के जलने से भी जो है कि गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो उससे भी होती है। और कोयला जलाते हैं तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और लकड़ी जलाते हैं तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और सभी से जो है कि जा करके जो जमती है और फिर वर्षा होती है। तो वहाँ से जो है कि इस अम्ल वर्षा के ये सभी कारक होते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसलिए इसका ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ई वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि शुष्क बर्फ है तो शुष्क बर्फ कैसा होता है? तो देखिए, अगर हम बात करें शुष्क बर्फ के बारे में, तो जो शुष्क बर्फ होती है यह आपकी कैसी होती है? तो यह जो आपका होता है वह होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह बर्फ के समान दिखती है, और इसे जो है कि इसीलिए शुष्क बर्फ भी बोला जाता है। और शुष्क बर्फ जो होती है वह बिना द्रव रूप में बदले जो है कि ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहेंगे? तो यहाँ पर अभी आपको बताया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कि शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ क्या है? देखिए, यह प्रश्न कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार आया है, इसलिए हमने जो है कि जितनी बार आया है उसको रिपीट किया है। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ क्या होती है? तो जो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से किसे अनबुझ चूना कहते हैं? तो देखिए, अनबुझ चूना के बारे में बात करें तो इनमें से जो अनबुझ चूना होता है वह होता है CaO। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम, जिसको कि अनबुझ चूना कहते हैं, यह कमरे के तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अनबुझ चूना किसको कहते हैं? तो CaO जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, उसको जो है अनबुझ चूना कहते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से जो है कि आपका बायोलॉजी का प्रश्न स्टार्ट हो गया। तो चलिए बायोलॉजी के प्रश्नों को देखते हैं। तो बायोलॉजी का आपका पहला प्रश्न है कि इंसुलिन है तो इंसुलिन आपका क्या होता है? तो इंसुलिन आपका प्रोटीन होता है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इंसुलिन आपका एक प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स है? तो देखिए, अगर हम इसमें हार्मोन्स की बात करें तो इंसुलिन आपका हार्मोन्स है। जी हाँ दोस्तों, RNA तो हार्मोन्स नहीं है, इन्वर्टेज भी नहीं है, अस्कॉर्बिक एसिड भी हार्मोन्स नहीं है। इंसुलिन जो है यह आपका हार्मोन्स है। अगला प्रश्न है कि महिला सेक्स हार्मोन्स है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें महिला सेक्स हार्मोन्स की तो इसमें से कौन सा है? तो देखिए, जो एस्ट्रोजन है यह जो है कि महिला सेक्स हार्मोन्स है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स
स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्राव होने से भूमिका निभाता है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सा हार्मोन्स ऐसा है जो कि स्तन ग्रंथियों से जो है वह दूध का स्राव होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह जो आपका आंसर सही होगा वह है ऑक्सीटोसिन। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाए, ऑक्सीटोसिन ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स में आयोडीन मिली है? तो देखिए, अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा हार्मोन्स होता है जिसमें कि आयोडीन होता है, तो वह जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, थायरॉक्सिन में जो है कि आयोडीन होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पीयूष, जिसको कि पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, स्थित होती है। तो पीयूष ग्रंथि जो स्थित होती है वह कहाँ पर होती है? तो वह आपका मस्तिष्क में होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको जो है कि मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। तो देखिए, अगर हम बात करें एंटीबायोटिक दवा का जो उदाहरण है वह आपका पेनिसिलिन है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पेनिसिलिन जो होता है वह एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो देखिए, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए जो MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन जो है एक चिकित्सा प्रतिबिंबन तकनीक है जिसको कि MRI बोलते हैं, और MRI द्वारा जो है कि शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो यह तो आप जानते हैं कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग होता है और साथ ही में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, और इसे चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी भी कहते हैं, जिसको कि MRT भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और एक्स किरण एवं गामा किरण दोनों ही उच्च आवृत्ति के आयनीकरण विकिरण हैं, जिसका कि अर्थ है इन दोनों में से किसी भी परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने में पर्याप्त होती है, तो इसलिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि अंगोरा ऊन किससे निकलता है? तो देखिए, अगर हम बात करें जो अंगोरा ऊन निकलता है यह आपका खरगोश से निकलता है। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है, और जो है कि इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपका BPSC TRE में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो देखिए, पौधे जो अपना पोषक तत्व है यह मुख्यतः जो है वह मृदा से प्राप्त करते हैं। तो याद रखिएगा कि पौधे अपना खाना तो प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, लेकिन जो पोषक तत्व है वह पृथ्वी से ही प्राप्त करते हैं, मृदा से प्राप्त करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, यह टॉप 30 क्वेश्चन हैं जो कि आपके साइंस के प्रश्न हैं, तो आप इसको अच्छे से 2-3 बार रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, जितने भी अभी हमने 4-5 पार्ट अपलोड किया है और आगे जो है कि 4-5 पार्ट और अपलोड करेंगे, तो कुल मिलाकर के साइंस के सिर्फ आपके अगर हमने 10 पार्ट भी अपलोड कर दिया तो आपके 300 से 400 प्रश्न आपके साइंस के हो जाएंगे। और इतने प्रश्न अगर आप BPSC का प्रीवियस ईयर आया हुआ कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपको पेपर इसी में से मिल जाएगा, आपका एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे से देख जाइए, और जितने पार्ट हमने अपलोड किए हैं सबको एक बार अच्छे से देख लीजिए, और जो नोट करने वाली चीज़ें रहे उसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से, क्योंकि टेलीग्राम पर PDF भी दिया जाता है, साथ ही में कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक भी दिया जाता है, कोई सूचना रहती है तो वह भी बताया जाता है। तो इसलिए टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हम पूरा सिलेबस कवर करा देंगे, एक भी सिलेबस आपका नहीं छूटेगा, एक भी सब्जेक्ट आपका नहीं छूटेगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।